नमस्कार साथियों, जय हिंद। दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया में पिछले 25 सालों से व्लादिमीर पुतिन की पार्टी द यूनाइटेड रसिया चुनाव जीतते आ रही है और खुद व्लादिमीर पुतिन पिछले 20 सालों से वहां की प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार 2024 के चुनाव में इन्होंने 87% वोट के साथ वहां पे प्रेसिडेंशियल चुनाव जीता है। और सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है कि किसी एक व्यक्ति को 87% बहुमत कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए भारत में, तो अगर भारत में किसी एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है तो उसे लगभग 42 से 46% अगर बहुमत मिल गया तो हमारे भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को 87% वोट मिलना आसान काम तो नहीं है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रसिया में जो चुनाव होते हैं वो फेयर होते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि उस पूरे चुनाव को व्लादिमीर पुतिन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम रसिया के जो इलेक्शन सिस्टम है इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि रसिया में जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर, इनमें सबसे अधिक पावरफुल शक्ति किसके पास है, और जो वहाँ के स्टेट ड्यूमा है आखिर क्या है, स्टेट ड्यूमा उसका इलेक्शन कैसे होता है। साथ में रसियन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन कैसे होता है इसको भी जानेंगे। वहाँ के जो विपक्ष है कितनी मजबूत है और जो आम जनता है उनके पास कितनी शक्ति है। और अंत में हम लोग व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल कैरियर को पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उन्होंने वहाँ पे अपने सत्ता को कायम रखने के लिए किन किन संविधान के किन किन प्रावधानों में उन्होंने बदलाव किया है। तो आज की वीडियो हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया पहले कोई देश नहीं था, हालांकि एक यूएसएसआर हुआ करता था कंट्री, उसी का क्या था, ये एक अंग था। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ और यूएसएसआर से लगभग 15 देश टूटा, 15 देश में विभाजित हो गया। उसमें जो सबसे बड़े कंट्री था वो रसिया हुआ, रसिया का फॉर्मेशन हुआ और रसिया को ही यूएसएसआर का रिप्रेजेंटेटिव समझ लिया गया, क्योंकि यूएसएसआर के पास आप देखेंगे तो यूएनओ में क्या था, वीटो पावर था। तो रसिया, उसका सबसे बड़ा एरिया रसिया के पास था, यूएसएसआर का सबसे बड़ा पास रसिया के पास रह गया, तो इसीलिए रसिया को ही यूएनओ का वीटो पावर दे दिया गया। तो यूएसएसआर का एक तरह से कहा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव कौन निकल के उभरा, तो रसिया निकला। जब यूएसएसआर जब टूट गया तो उसके बाद इस देश को चलाने के लिए एक रसिया देश का कंट्री का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको चलाने के लिए एक नए संविधान की जरूरत थी, क्योंकि जो पुराने संविधान कहीं ना कहीं उसमें कमजोरियां थी, जिसकी वजह से इतने बड़े कंट्री का विभाजन हो गया, टूट गया। तो 1993 में रसिया के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब आज के जो रसिया का पूरा सिस्टम चलता है, इलेक्शन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, सब 1993 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलता है। देखिए, रसिया के जो इलेक्शन सिस्टम में जो प्रावधान किया गया उसमें रसिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है दो तरह, एक सेमी प्रेसिडेंशियल है। सेमी प्रेसिडेंशियल में कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी, दोनों रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो पावर दोनों के पास रहेगा, किसी एक के पास नहीं रहेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावर रहेगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास रहेगा। जबकि अगर देखा जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में कौन सा सिस्टम चलता है, अमेरिका में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है, वो उस मतलब सबसे अधिक पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पावर है। वहाँ पे पीएम अगर रहता भी है, ऐसा तो पीएम है नहीं, लेकिन नहीं रहता है, और जहाँ रहता भी है तो नाम मात्र रहता है। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ जो रहते हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे यहाँ नाम मात्र रहते हैं, तो उसी तरह अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पीएम रहते भी हैं तो नाम मात्र रहते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो अमेरिका है। अब हमारे सिस्टम क्या है, तो हमारा सिस्टम, हमारे यहाँ जितने भी शक्ति है सारा पार्लियामेंट को दिया गया है, संसद को दिया गया है। हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। रसिया का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है डायरेक्ट जनता द्वारा। अब डायरेक्ट जनता कैसे करती है, जैसे देखिए रसिया में एक चुनाव का जो सिस्टम है उसमें देखिए, अगर कैंडिडेट को खड़ा होना है तो मानिए 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो 100 वोट है। ठीक है, 100 वोट है। अब इसको डायरेक्ट जनता वोट करेगी। ठीक है, इनमें क्या है कि 3 कैंडिडेट खड़ा हुए तो तीनों कैंडिडेट को डायरेक्ट जनता वोट करेगी। ठीक है, उसमें क्या करना है कि जैसे 3 कैंडिडेट है तो उसमें मानिए कि किसी एक को मिल गया यहाँ पे 25% वोट, और मानिए दूसरे को मिल गया यहाँ पे 35% वोट, तीसरे को मिल गया यहाँ पे 40% वोट। अगर देखा जाए एक तरह से तो ये क्या हो रहा है कि 100% तो हो गया मतदान। लेकिन बात यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि रसिया का जो इलेक्शन सिस्टम में जो जीत का जो प्रणाली है, हमारे यहाँ जो फर्स्ट पास तो पहुँचते, यानी कि जिसके पास सबसे अधिक बहुमत है वो जीत गया। लेकिन रसिया में ऐसा नहीं है। रसिया में प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए 50% बहुमत चाहिए। जिसको 50% से ऊपर बहुमत है वहीं यहाँ का प्रेसिडेंट का चुनाव जीतेगा। और ये जो वोटिंग होता है डायरेक्ट जनता करती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग प्रेसिडेंट का पीएम का चुनाव नहीं करते। जो हमारे जो शासक हैं, यानी एक तरह से पूरे कंट्रोल किसके पास रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू उनके पास पावर गया हुआ है। तो एक
तरह से यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट जनता चुनाव करती है। हमारे यहाँ पीएम का चुनाव नहीं होता है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग सांसद को चुनते हैं, वो सांसद मिलकर के अपने में से ये किसी व्यक्ति को उसका नेता चुन लेते हैं, यानी पीएम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और वो डायरेक्ट जनता करती है। यहाँ पे जो सांसद होता है उनका चुनाव अलग होता है, उसको भी समझेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ पे 50% बहुमत चाहिए। अब समझिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है, तीनों में क्या हुआ कि किसी को 50% बहुमत नहीं आएगा, तब इसमें से क्या किया जाएगा, जो एक व्यक्ति है, मानिए कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सबसे कम बहुमत मिला, अब इस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा और फिर सेकेंड राउंड वोटिंग होगा। अब सेकेंड राउंड वोटिंग में क्या होगा कि ये व्यक्ति और ये दो मतलब व्यक्तियों का चुनाव होगा। इसमें क्या होगा, किसी एक को चाहिए कितना बहुमत, 50% ज़्यादा। मानिए किसी को मिल गया यहाँ पे, एक को मिल गया 40% और एक को मिल गया यहाँ पे 60%। एक तरह से देखा जाए जो 60% जिसको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत गया आराम से। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। रसिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। अब यहाँ के जो संसद होता है, उस संसद को हम लोग बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोलते हैं उस संसद को बोलते हैं हम लोग ड्यूमा, स्टेट ड्यूमा। एक्चुअली पूरे जो इनके संसद होता है, संसद भवन, जिस तरह से हमारे यहाँ संसद भवन होता है, उसी तरह यहाँ के जो संसद भवन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फेडरल असेंबली। इसमें होता है 2 सदन, एक को हम लोग बोलते हैं स्टेट ड्यूमा और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फेडरल काउंसिल। स्टेट ड्यूमा जो सदस्य होते हैं ये होते हैं 400, कितना है 450, और जो फेडरल काउंसिल के सदस्य होते हैं ये होते हैं 170। देखिए 170 जो मेंबर होता है फेडरल काउंसिल, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये लोअर हाउस है। लोअर हाउस ये ड्यूमा हो गया, ये हो गया अपर हाउस। जैसे हमारे यहाँ होता है, क्या होता है लोकसभा, तो सेम लोकसभा की तरह ये स्टेट ड्यूमा हो गया। और यहाँ पे हमारा यहाँ जो राज्यसभा होता है, सेम राज्यसभा की तरह यहाँ पे फेडरल काउंसिल हो गया। इसके जो मेंबर होते हैं, जो जितने भी राज्य है, एक तरह से कहे तो हमारे यहाँ उसको राज्य बोलते हैं। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पे राज्य नहीं होता है, उसको प्रोविंस बोला जाता है। कहाँ पे रसिया में, तो प्रोविंस से चुने जाते हैं। जितने भी सदस्य हैं प्रोविंस से चुने जाते हैं, जितने भी वहाँ के प्रांत है वहाँ से चुने जाते हैं। लेकिन जो स्टेट ड्यूमा यानी लोकसभा, इसमें क्या होता है कि जो 225 कैंडिडेट है, 225 कैंडिडेट का चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो 225 कैंडिडेट बचते हैं, जो 225 कैंडिडेट, इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट्स का चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें जो जिस पार्टी को सबसे अधिक बहुमत रहता है उसी के आधार पर इसमें क्या होता है कि नॉमिनेशन किया जाता है। यानी कि मानिए पुतिन के पास 87% क्या है, अब इन्होंने अभी इस 87% बहुमत के साथ चुनाव जीता है। तो इसमें से क्या होगा, 225 में से 87% सदस्य रसिया का जो यूनाइटेड पार्टी है, द यूनाइटेड पार्टी यानी कि व्लादिमीर पुतिन की पार्टी, तो उसके पास 87% सीट चली जाएगी डायरेक्ट। अब उसमें पार्टी डिसाइड करेगी किसको वहाँ पे नॉमिनेट करना चाहती है पार्टी, ये पार्टी का डिसीजन है, ठीक है। अब होता क्या है कि पीएम का चुनाव कैसे होता है, तो पीएम का जो चुनाव क्या होता है कि यही लोग कौन से यहाँ पे 225 सदस्य ये और 225 सदस्य ये, यानी कि 450 सदस्य है। यहाँ पे 450 सदस्य, ये लोग क्या करेंगे, मिल करके प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे करेंगे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करना चाहेंगे यानी कि पीएम बनना चाहेंगे, उसका क्या करेंगे, एक तरह से नॉमिनेशन फाइल भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे यहाँ पे स्टेट ड्यूमा में, यानी कि फेडरल असेंबली में भेजेंगे, ठीक है, फेडरल असेंबली में। अब यहाँ पे क्या होता है कि मानिए कि यहाँ पे फेडरल असेंबली के जो मेंबर है वो मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट ने जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए पीएम भेजा है, अब उसको उन्होंने क्या किया, लौटा दिया, तो वो 3 बार लौटा सकते हैं। अगर तीसरा के बाद चौथा बार लौटाएंगे तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो फेडरल असेंबली को, यानी कि फेडरल असेंबली या स्टेट ड्यूमा सब भंग कर सकता है। इतना इसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास, ये जिसको चाहे उसको पीएम बना सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। इस वजह से क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पावर पीएम से ज़्यादा पावर हो जाता है, और वो पीएम को भी जब चाहे जब वहाँ के प्रेसिडेंट जब चाहे जब हटा सकता है। और इसी तरह क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन, जो हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी तरह वहाँ के जो होता है यानी कि CEC हमारे यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बोलते, वहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो वहाँ के जो CEC है, वो क्या है, उसका जो भी नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही करता है। वो प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम, मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट ही उसको नियुक्त करता है। बताइए, जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने फेवरेट आदमी को ही वहाँ पे नियुक्त करेगा, उस पद पर रखेंगे, ताकि किसी भी तरह चुनाव को मैनिपुलेशन करके हमारे पक्ष में मतदान को लाया जा सके। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को यहाँ पे जनता डायरेक्ट चुन करके लाती है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे
यहाँ का जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष में बहुत सारी पार्टी है, पहले भी बहुत सारी पार्टी थी, जो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेनिन जो थे उनका पार्टी, तो बहुत सारे पार्टी थी। लेकिन उसमें क्या होता है कि वर्तमान में जो 2018 के बाद जो नए नेता उभर के आए, उसमें नए नेता के रूप में आए थे उभर करके विपक्ष के नेता एलेक्सी नोबेल ने उभर करके आए थे। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो चुनाव होता है रसिया में, तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनेशन फाइल करना होता है आपको। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैनिपुलेशन करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए, जो वहाँ की जो यूनाइटेड पार्टी ऑफ रसिया है, यानी कि एक तरह से कहे तो व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है, तो वो क्या करती है यहाँ का जो चुनाव है उसको क्या करती है कि यहाँ के चुनाव को मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब कैसे किया जाता है समझिए। जैसे मानिए एक कैंडिडेट है, इनका एक तो पहले नॉमिनेशन रद्द किया जाएगा। जैसे मानिए हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे नाम में अगर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे मानिए परवीन, तो हम लोग लिखते हैं परवीन, ऐसे लिख देते हैं। अब कोई व्यक्ति परवीन को ऐसे भी ले देता है। अब इसमें क्या होता है कि मात्रा की वजह से सिर्फ यहाँ पे नाम नॉमिनेशन इनका रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पे मतलब जो विपक्ष के नेता हैं उनको नॉमिनेशन रद्द बहुत मात्रा में किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे बिहार इलेक्शन में अगर देखा जाए तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस बार देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रसिया से ही इंस्पायर होकर के हमारे यहाँ पे इस चीज़ प्रक्रिया अपनाई गई है। क्योंकि देखेंगे बिहार इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पूर्व में चुनाव जीत चुके थे, उसके अलावा इसके पिछले बार भी कम से वो चुनाव लड़े हुए थे, और वर्तमान भी जो विधायक थे उनका भी नॉमिनेशन रद्द हुआ है, बड़ी मात्रा में रद्द हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रसिया से यह चीज़ सीख करके हमारी सरकार भी कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विपक्ष के नेता है उसका नॉमिनेशन रद्द, इसके अलावा अगर उससे भी बन जाते हैं नॉमिनेशन रद्द से, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन पे देशद्रोह का मुकदमा, मतलब कोई ना कोई मतलब ब्लेम लगा करके कि देश के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब ब्लेम लगा करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि उनको जेल में डाल दिया गया 2018 के चुनाव में, 18 के बाद इनको डाल दिया गया था, 24 के चुनाव में इस तरह से इनको रखा गया अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो चुनाव होता है तो चुनाव फ्री एंड फेयर होता ही नहीं है, वहाँ पे किसी एक पार्टी का क्या होता है कब्जा हो जाता है। तो व्लादिमीर पुतिन एक तरह से कहा जाए तो सुपर पावर की तरह उभर के आए हैं। और एक आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में सुने होंगे कि व्लादिमीर पुतिन 2036 तक चुनाव में मतलब क्या रहेंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आखिर एक ऐसा देश जहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव जनता के द्वारा होती है, आखिर वहाँ कोई एक व्यक्ति 2036 तक चुनाव कैसे रह सकता है, ये भी तो सवाल है अपने आप में। देखिए इसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो क्या है, तो इसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो लगभग 2000 कब से ये चुनाव है, 2000 से। देखिए व्लादिमीर पुतिन के देखा जाए पॉलिटिकल कैरियर, तो ये लगभग 1999 के आसपास क्या बनते हैं, वहाँ के रसिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पीएम बनते हैं। लेकिन अच्छा उस समय क्या हुआ था कि जब पीएम बनते हैं उससे पहले रहते हैं क्या, वहाँ पे स्पाई जो एजेंसी वहाँ की है, जो कि रसिया की स्पाई एजेंसी है, उसका हेड रहते हैं। और उसी समय क्या होता था कि रसिया का एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि सबसे एकदम देखा जाए तो साउथ में पार्ट है चेचन्या। चेचन्या में बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत क्रूर तरीक़ा से व्लादिमीर पुतिन ने उस विद्रोह को दबाया। उसके बाद इनका नाम उभर करके आया, क्योंकि 1991 में रसिया ने रसिया एक्चुअली जो यूएसएसआर था विभाजन टूटा हुआ था। अब उसके बाद फिर रसिया को टूट जाना मतलब लोगों के अंदर एक आक्रोश था, जो रसिया की जो जनता थी उसके अंदर आक्रोश था कि फिर चेचन्या हमसे टूट जाएगा। तो उसको बड़े स्तर पे इन्होंने बहुत क्रूर तरीक़ा से दबाया था। और उसके बाद वहाँ पे जनता को जो वहाँ के है, वहाँ पे एकदम नए तरीके से उभर के आए थे नए नेता के रूप में, कि यही व्यक्ति है जो रसिया को संभाल सकता है, रसिया को यूनाइट कर सकता है। तो 1998 के आसपास ये वहाँ स्पाई एजेंसी में थे। फिर 99 में क्या बनते हैं वहाँ पे, 99 में बनते हैं वहाँ पे जो बोरिस येल्त्सिन जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ के रसिया के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया कि इनको बना दिया, क्योंकि इनका मतलब ज़्यादा पॉपुलरिटी हो गया था, तो इनको बना दिया गया पीएम। और पीएम बनाने के बाद अचानक से बोरिस जो येल्त्सिन से वो अचानक से दे देते हैं इस्तीफा, 1999 के बाद देते हैं इस्तीफा 99 में ही। तो उसके बाद क्या होता है, 2000 का चुनाव होता है, 2000 में, तो 2000 में जो चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है कि रसिया में जो चुनाव होता है तो व्लादिमीर पुतिन उस चुनाव को जी जाते हैं, उस चुनाव को जी जाते हैं। 2000 से लेकर के 2004 तक रहते हैं ये, 2000 से 4 तक। क्योंकि रसिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, यानी प्रेसिडेंट्स का जो टर्म होता है, एक बार मतलब जो चुनाव होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद 4 तक रहे, 2000 से 2004, फिर 2004 में चुनाव होता है, 2004 में, तो 2004 से फिर ये चुनाव जीतते हैं 2008 तक ये प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन रसिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट एक व्यक्ति एक बार में, मतलब एक व्यक्ति लगातार 2 ही टर्म तक प्रेसिडेंट रह सकता है। तो ये क्या होता है कि 2000 से 2004 तक रहे तो एक टर्म हो गया इनका, फिर 2004 से 2008 तक रहे तो 2 टर्म, यानी कि टर्म इनका कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि 2008 से लेकर के 2012 तक, 2008 से 12 तक ये खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने एक बहुत मतलब इनके बहुत करीबी थे, जिस पर इनका बहुत ट्रस्ट था, उनको क्या करते हैं, दिमित्री मेदवेदेव को चुनाव लड़ा जाते हैं। और 2008 से लेकर के 2012 तक दिमित्री मेदवेदेव यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये खुद व्लादिमीर पुतिन बन जाते हैं, वहाँ पे क्या पीएम बन जाते हैं। और जब 2008 से 12 तक के चुनाव रहते हैं तो 8 में ही क्या करते हैं, 8-9 के आसपास में इन्होंने एक कानून लाया, जो कि यहाँ के संविधान में कर दिया संशोधन। संशोधन क्या किया गया कि इन्होंने जो पहले जो टर्म था
जो 4 साल का टर्म होता था उसको करके इन्होंने क्या कर दिया कि 6 साल का टर्म कर दिया गया। यानी जो पहले 4 साल का था, 4 साल का, उसको इन्होंने 2008 में 2008 से 12 के बीच में इन्होंने क्या कर दिया कि इसको कर दिया 6 साल का कर दिया। अब जो 12 से जो चुनाव होने वाला है तो 12 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा, 12 के में चुनाव होगा तो 12 से 18 होगा। तो 12 में अब ये खुद चुनाव लड़ते हैं। 12 में 2012 से लेकर के 2018 तक ये खुद चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये प्रेसिडेंट बनते हैं 2018 तक। अब 18 के बाद क्या हुआ कि फिर एक टर्म तो मिल गया इनका, फर्स्ट टर्म जो था इनका फर्स्ट 2004 से 2008, यानी कि 2000 से 2004, 2004 से 2008 2 टर्म कंप्लीट इधर हो गया। फिर 2 टर्म इधर होगा कंप्लीट, क्योंकि 8 से 12 तक रहे नहीं। तो फिर सेकेंड टर्म इसका क्या हुआ कि 2018 से 2024। अब फिर इनका 2 टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर वहाँ पे नियम जो है कि एक व्यक्ति लगातार 2 ही बार प्रेसिडेंट रहता है, मतलब 2 टर्म तक रह सकता है लगातार। तो फिर टर्म इनका कंप्लीट होता है। लेकिन टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने 2020 में क्या करते हैं ये 2020 में इसमें कानून का संशोधन कर देते हैं और ये जो टर्म लिमिट है इस टर्म लिमिट को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ पुतिन के लिए और किसी के लिए नहीं, जो व्लादिमीर पुतिन है सिर्फ पुतिन के लिए इन्होंने टर्म लिमिट को करते हैं ख़त्म की। अब से जितने बार भी पुतिन प्रेसिडेंट रहे हैं उन सारी टर्म को एकदम रिसेट किया जाता है। अब इसके बाद नए सिरे से गिनती किया जाएगा। तो 2020 में ये करते हैं संशोधन। तो जब 20 में करते हैं संशोधन तो 18 का तो चुनाव हो चुका था, तो 18 से 24 तो ऑलरेडी रहेंगे ही। तो एक तो टर्म ये टर्म जो इसमें काउंट ही नहीं होगा 2020 में, क्योंकि बना था। तो अब क्या होता है कि 24 से जो टर्म होगा वो काउंट होगा फिर 2 साल, तो 2 बार काउंट होगा। इसके पिछले बार का जितने भी इन्होंने प्रेसिडेंट था जितने बार भी उस सबको रिसेट कर दिया गया। तब क्या हुआ, नेक्स्ट जो टर्म लिमिट होगा अब 2024 से लेकर के 2030 होगा। और फिर 2030 के बाद क्या होगा कि 2030 के बाद क्या होगा कि 2036 होगा। तो यही वो तरीका है, ठीक है ना, यही वो कानून है जिसकी वजह से आप सुने होंगे कि प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। यही नियम की वजह से, इसी नियम की वजह से, क्योंकि इन्होंने जितने भी टर्म लिमिट था अपना सब रिसेट कर दिया है। इसके बाद अब जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए फिर वही नियम रहेगा, एक बार में 2 ही टर्म लगातार रह सकता है प्रेसिडेंट। तो इस तरह से क्या किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने रसिया के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने अंडर में करके और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरह से मैनेज करके वहाँ पे चुनाव जीतते आ रहे हैं बार बार। लेकिन देखिए रसिया की अगर जनता की राय देखा जाए तो रसिया की जनता के लिए रसिया की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और रसिया के लिए बहुत कुछ किया है। रसिया की जो जनता है इनके फेवर में आज भी है। हालांकि कुछ तरीके से इन्होंने कुछ रैगिंग करते हैं, मतलब कि चुनाव में जो थोड़ा सा फ्रॉडिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत स्तर पे होता है, बड़े स्तर पे होता है। लेकिन जो जनता है आज भी इनको अपना मानती है और इनको हर बार की तरह, क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो 2014 में यूक्रेन से इन्होंने क्या किया कि क्रीमिया को ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे जो रसिया को एक तरह से यूनाइट करने में भी व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं सब कारण की वजह से जो वेस्ट के कंट्री हैं व्लादिमीर पुतिन को एक डिक्टेटर मानते हैं, क्योंकि ये चुनाव को थोड़ा सा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे बोलते हैं वेस्ट कंट्री लोग क्या बोलता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है जो चुनाव देते हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है, वो कंट्रोल करके जीतते हैं और एक तरह से तनाशाह है। जबकि वहाँ की जनता की राय देखा जाए तो जनता एकदम से व्लादिमीर पुतिन की फेवर में है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जनता की नहीं चाहती है वहाँ पे कि फिर से दूसरा यूएसएसआर बने रसिया। तो इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पे जनता ने पूरा समर्थन किया है। हालांकि चुनाव में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया जाता है, ये सच है। तो आज की वीडियो कैसी लगी इस पर आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दें अपना। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे सेम नाम से आपको मिल जाएगा, डिकोड बाय मिंटू। यहाँ पे फेसबुक पेज, वहाँ पे जाइए फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे जाइए कि सेम नाम से आईडी आपको मिल जाएगा, डिकोड बाय मिंटू। वहाँ पे जाकर के आप लोग फॉलो कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।